हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पाठ्य पुस्तक हिंदी की क्षितिज भाग 2 और चैप्टर नंबर 6 है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान जो नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस पाठ को पढ़ने के पूर्व आप लोग कवि के परिचय को पढ़ेंगे। बच्चों, कवि परिचय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम यह जो पाठ है नागार्जुन के द्वारा लिखित, इनकी कवि परिचय को हम लोग देखेंगे बच्चों और इसको समझेंगे। आप देखेंगे बच्चों कि कवि का जन्म, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के शतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। और बच्चों इनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो संस्कृत पाठशाला में इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद, प्रवास कहने का मतलब है विदेश में बसने को प्रवास कहते हैं बच्चों। तो 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्करी और अक्खर स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स इनकी जो लेख हैं, कविताएं हैं या गद्य हैं, उनके संबंध में आपको बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि नागार्जुन की रचनावली में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन किया। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि नागार्जुन लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। तो बच्चों, आप देखेंगे कि इनकी जो लेख हैं, कविताएं हैं, इसमें उन्होंने इन सभी तथ्यों को रखा है और कई बार जेल भी इनको जाना पड़ा। तो इस प्रकार से इनकी कविताएं और लेख हैं। इन्होंने उपन्यास की भी रचनाएं की। और अब बच्चों शुरू करेंगे हम लोग ये जो आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में कविता है, इस कविता के जो नागार्जुन जी के द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान, इस कविता को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस कविता में नागार्जुन ने छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान का खूब सुंदर चित्रण किया है और किस प्रकार से एक छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है तो कितनी खुशियां देता है, इस खुशी को नागार्जुन ने इस कविता में बड़े ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। तो आप देखेंगे बच्चों, इसकी पहली पंक्ति हम शुरू कर रहे हैं कि यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि दंतुरित का क्या अर्थ है। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी 6 से 8 माह के जो शिशु होते हैं, उनके 2 दांत आगे की तरफ निकलते हैं और जो मुस्कुराता है तो बड़ा ही सुंदर और प्यारा लगता है। तो यहाँ कवि नागार्जुन ने इसी
तथ्य को रखा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि का इस पंक्ति से आशय है कि छोटे बच्चे जो उनका पुत्र है उसको जब कवि देखते हैं, काफी लंबे समय के बाद मुलाकात होती है और वह मुस्कुराता है, तब कवि ने इस कविता की रचना की और कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारी मुस्कान है यह ऐसी मुस्कान है, इतनी प्यारी है कि किसी मृतक में भी डाल देगी जान, यानी प्राण डाल देगी। यहाँ स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि मृतक में जान डाल देने का मतलब यह नहीं है कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो उठेगा, अपितु इसका आशय यह है कि जो व्यक्ति निराश हैं, हताश हैं, उत्साहहीन हैं, उनके अंदर भी एक नए भाव, एक नई प्रेरणा डाल देगी। क्या? तो यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगली पंक्ति को कि धूलि धूसर तुम्हारे ये गात। धूलि धूसर का क्या अर्थ है? तो धूलि धूसर का अर्थ है धूल से सना हुआ, यानी बदन में धूल लगा हुआ। तुम्हारी ये गात यानी धूल से भरे हुए तुम्हारे ये शरीर। छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ है कमल। कमल का जो फूल होता है वह तालाब में खिलता है। और कवि नागार्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि छोड़ कर तालाब, यानी यह जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, तो ऐसी मुस्कुराहट है जो लग रहा है कि जो कमल का फूल तालाब में खिलता है वह तालाब में नहीं खिलकर तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी मतलब मेरे घर में खिल रहा है। ठीक है, अब अगली पंक्ति है परश पाकर तुम्हारा ही प्राण। तो बच्चों इसका अर्थ है कि एक प्रकार से कहें, इसका अर्थ होता है पत्थर, जिसे स्टोन कहेंगे। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी पारस में भी यानी पत्थर में भी तुमने ही प्राण डाले होंगे और पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मतलब यह कि वह जो मुस्कान है, उस छोटे बच्चे की जो मुस्कान है वह पिघल कर जल बन गया होगा। कौन? तो कठिन पाषाण, यानी जो कठोर पत्थर होते हैं, कड़े पत्थर होते हैं, वह भी इस मुस्कान को देखकर क्या बन जाएगा? तो पिघलकर जल बन गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहले पैरा का भावार्थ है। अब फिर आप देखेंगे आप और समझेंगे सेकेंड पैराग्राफ के भाव। सेकेंड पैरा है, इसको देखेंगे। कवि ने इसमें, नागार्जुन कवि ने बताया है कि छू गया तुमसे कि झरने लग परे से फालिका फूल। इसका अभिप्राय बच्चों कि जब उस नन्हे बच्चे की दंतुरित मुस्कान को कवि देखते हैं तब ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शेफालिका के फूल झर रहे हों। और इससे पहले क्या था? तो इससे पहले की बात को कवि रखना चाह रहे हैं कि बांस था कि बबूल। यहां आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है कवि ने। बांस था कि बबूल। कवि का जो जीवन पहले एक प्रकार से नीरस था। आप देखेंगे कि बांस और बबूल के जो पेड़ होते हैं इसमें ना तो कोई अच्छा फूल खिलता है, इसकी ऊंचाई भी बांस की काफी होती है, मतलब एक निरसता सी प्रतीत होती है बांस और बबूल का पेड़ कहने से। तो कवि के जीवन में पहले ऐसी कोई खुशियां नहीं थी, बांस और बबूल की तरह उनको अपना जीवन प्रतीत हो रहा था। परंतु जब काफी दिनों के बाद इस नन्हे बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखते हैं तब कवि को ऐसा लग रहा है कि शेफालिका का फूल झर रहा है। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं कवि
कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। फिर यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान। बच्चा, जब छोटा बच्चा अपने पिता को देख रहा है तो एकटक देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। यह देखकर नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो कि मैं कौन हूं। देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या? अनिमेष का मतलब है निरंतर या लगातार, यानी कंटिन्यू। तो कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे, निरंतर लगातार मुझे देखते रहोगे? थक गए हो। छोटा बच्चा जब एकटक अनिमेष यानी लगातार देखे जा रहा है, तब कवि कह रहे हैं कि तुम थक गए हो। आंखें लूं मैं फेर, तब कवि जानबूझकर थोड़ी सी आंख फेर लेते हैं कि बच्चा कहीं लगातार देखने के कारण उसकी आंखें थक गई होगी, इसलिए जानबूझकर अपनी निगाह को कवि नागार्जुन बच्चे की तरफ से हटा लेते हैं। और स्टूडेंट्स, और अगली पंक्ति है अब कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्या हुआ, कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि क्या हुआ, हो सकता है कि पहली बार देख रहे हैं तो परिचित ना हो। हाँ, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अब कवि कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि आज तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। अभी तक तुम्हें लार प्यार सम्मान सब तुम्हारी मां ने दिया, मैं तो था नहीं। तुम्हारी मां से ही तुम्हें सब कुछ मिला, लार प्यार सम्मान। और तुम्हारी मां नहीं होती तो यह मैं दंतुरित मुस्कान शायद आज नहीं देख पाता। तुम्हारी मां ने तुम्हें पाला अभी तक, और मैं न पाता जान, और मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता। तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को मैं देख भी नहीं पाता। ठीक है बच्चों, तो ये दो पैरा के यानी फर्स्ट और सेकेंड के भावार्थ हो गए, इसके अर्थ हो गए। अब आप अगले पैरा के अर्थ को समझेंगे। ओके बच्चों और स्टूडेंट्स, अब जो ये पैरा है इसमें कवि नागार्जुन ने क्या कहा है, तो कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मतलब यह अपने उस बच्चे को, नन्हे बच्चे को जो कि दो दांत से मुस्कुरा रहा है, उस मुस्कान को कवि बड़े ही हृदय से लगा रहे हैं और उस मुस्कान से इतने प्रसन्न हैं कि वो कह रहे हैं कि धन्य तुम। उस नन्हे बच्चे को कह रहे हैं कि धन्य हो तुम, और माँ भी तुम्हारी धन्य। मतलब यह कि कवि उस नन्हे बालक को धन्यवाद कर रहे हैं और उस बालक की माता को भी धन्य कह रहे हैं कि तुम दोनों धन्य हो। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चीर का अर्थ होता है बच्चों काफी लंबा समय, और प्रवासी का अर्थ हो गया जो लंबे समय तक विदेशों में रहे। तो आपको जैसा कि कवि परिचय में आपने पढ़ा है बच्चों कि कवि नागार्जुन श्रीलंका में ही बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए, काफ़ी समय तक वहाँ रहे, इसलिए उन्होंने इस पंक्ति का यहाँ पर पंक्ति को रखा है कि चीर प्रवासी मैं इतर। मैं तो काफ़ी दिनों से चीर प्रवासी था, मतलब विदेशों में रह रहा था। मैं अन्य, इसलिए मैं तो ऐसे लग रहा हूँ तुम्हारे लिए कि मैं कोई अन्य हूँ, कोई दूसरा हूँ। अब कह रहे हैं अगली पंक्ति में कवि नागार्जुन कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि का अर्थ आप समझ रहे हैं बच्चों, मगर जो बिना बुलाए, तो बिना बुलाए आगमन होना, उस बच्चे को संबोधित करके जो दंतुरित मुस्कान से कवि को
प्रभावित कर रहा है उसको संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मतलब उस बच्चे के लिए कवि अपने आप को वहां बता रहे हैं कि मैं तो अतिथि हूं तुम्हारे लिए, तुमसे मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। मतलब यह कि तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं था, कोई संपर्क ही नहीं था। अगली पंक्ति में कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। उंगलियां माँ की मतलब यह कि बालक जब छोटा था और अब जब लगभग 6 से 8 महीने का हो चुका है, तब काफ़ी लंबे समय के बाद कवि नागार्जुन अपने उस पुत्र से मिलते हैं तो कह रहे हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क यानी जो इस बच्चे की माँ है वह माँ ही उस नन्हे बालक की जो दंतुरित मुस्कान बिखेर रहा है उस नन्हे बालक को मधुपर्क कराती रही। मधुपर्क का अर्थ है बच्चों यहाँ पर जो देवताओं को चढ़ाने के लिए पंचामृत होता है। आप देखे होंगे हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा होती है तो घी, दही, शक्कर, मधु यानी शहद, इन सब चीज़ों से जो भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाया जाता है उसे मधुपर्क कहा गया। मतलब ये सभी चीज़ें कौन बच्चे को उपलब्ध करा रही है? बच्चे की माँ। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुर पर्क, यानी माँ अपनी उस नन्हे बालक को अपनी उंगलियों से कभी घी को कभी शहद को क्या करा रही तो उसका पान करा रही, मतलब बच्चे को पिलाती रही हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि देखते तुम इधर कनखी मार। उस बालक को कह रहे हैं कवि कि तुम इधर कनखी मार कर दिख रहे हो। यहाँ कनखी का अर्थ है बच्चों तिरछी निगाह से देखना, मतलब चेहरा सामने की तरफ तो नहीं है लेकिन निगाह जो है वह तिरछी होती है, इसको कह रहे हैं कनखी मार। तो बच्चे को संबोधित करके कवि कह रहे हैं कि तुम तिरछी नज़र से मुझे देखे जा रहे हो और होती जब की आंखें चार। और जब इधर से कवि नागार्जुन भी उस बच्चे को देखते हैं तब कह रहे हैं कि आंखें चार होती है, मतलब 2 आंखें उस नन्हे बालक की और 2 कवि की। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि और होती जब की आंखें चार, और जब उस नन्हे बालक से और कवि का आंख मिल रहा है तो आंखें 4 हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे अगली पंक्ति में बच्चों कि तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगी छवि मान। मतलब यह कि जब बालक अकटक अपने पिता की आंखों पर देखता है, आंखें 4 होती है, इधर से पिता भी देखते हैं उस नन्हे बालक को, तब कवि क्या कह रहे हैं कि जब तुम दंतुरित मुस्कान दिखाते हो, मतलब 2 दांतों से मुस्कुराना, तो मुझे लगी छवि मान। इसका अर्थ है बच्चों कि यह एक छवि सी प्रतीत होती है, ऐसी छवि जो हृदय में समा जाए। नन्हे बालक जब 2 दांत लिए हंसते हैं तो उनकी जो मुस्कान होती है वो बनावटी नहीं होती है। हम बड़े लोग यानी जो बड़े व्यक्ति हैं जब हंसते हैं तो उसमें कुछ जो मुस्कुराहटें होती है वह बनावटी भी होती है, वो सबको अच्छी नहीं लगेंगी। जब बड़े बच्चे या बड़े लोग मुस्कुराते हैं तो हो सकता है कि सामने जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति में सभी को वह मुस्कान अच्छी ना लगे, परंतु नागार्जुन कवि ने कहा उस नन्हे बालक के बारे में, कह रहे हैं कि जब वह 2 दांतों से मुस्कुराता है तो उसकी जो मुस्कान है वह क्या है तो छविमान है, मतलब वह ऐसी छवि, ऐसा दृश्य है जो हृदय में बस जाए। ओके बच्चों, इस प्रकार से यह पूरी कविता का भावार्थ आपने देखा। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं अब आप उसको देखेंगे और होमवर्क में शब्दार्थ को भी करेंगे। और इससे संबंधित नागार्जुन की जो कविता है यह 2 भागों में है। एक तो
आपका दंतुरित, यह दंतुरित मुस्कान है। और दूसरी जो है वह है फसल, यानी नागार्जुन ने इसमें दो कविता का, नागार्जुन के द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं उसमें दो कविताओं का यहाँ पर आपको पाठ करना है, यानी दो कविताएं पढ़नी है। पहली कविता ये हुई, यह दंतुरित मुस्कान, और इसके शब्दार्थ तथा इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसे आपको होमवर्क में करना है। ओके बच्चों, तो अभी आप शब्दार्थ को फिर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर से संबंधित जो कठिन शब्दार्थ हैं आप इसे देखेंगे और इसको अपनी कॉपी में भी करेंगे, याद रखेंगे बच्चों। तो दंतुरित शब्द का अर्थ है बच्चों के नए दांत। धूल धूसर का अर्थ है धूल मिट्टी से सने अंग। और गात शब्द का अर्थ है शरीर। जलजात इसका अर्थ है कमल का फूल। परश का अर्थ है स्पर्श। और पाषाण का अर्थ है पत्थर। शेफालिका का अर्थ है एक विशेष फूल। अनिमेष इसका अर्थ है अपलक यानी निरंतर या लगातार। माध्यम का अर्थ होता है साधन या तरीका या फिर उपाय। कनकी इसका अर्थ है तिरछी निगाह से देखना। छविमान इसका अर्थ है सुंदर। आंखें चार होना इसका अर्थ है परस्पर देखना, अर्थात निरंतर या लगातार देखना। कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों। और रूपांतर का अर्थ होता है बदला हुआ। थिरकन शब्द का अर्थ है नाच। तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ के ये कठिन शब्दार्थ थे, आप इसको भी अपनी कॉपी में करेंगे और याद रखेंगे। इसे जो कविता के अर्थ हैं इसको आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी, इसलिए कठिन शब्दों के अर्थ को हमेशा याद रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।